हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं मनीष मिश्रा आपके लिए हर रविवार और हर बुधवार को क्लास लेकर आता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो है भारत की जो बुक है हमारी, भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसमें है जल संसाधन। जैसा कि हमने बताया था आपको, पहला पाठ हमने पढ़ा था भारत की विश्व भारत की जनसंख्या, घनत्व, वितरण। दूसरा पढ़ा था हमने मानव बस्ती, फिर संसाधन पढ़े थे। संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के उपयोग में आते हैं, जिसमें भूमि हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे जल, कि जल संसाधन के रूप में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा कि हम भोजन के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। तो जल हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो लीजिए, हम आपके लिए जो क्वेश्चंस का खजाना है वो लेकर आता हूं। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखिए, पहली बात, पृथ्वी पर अगर बात करें, आप हमेशा पढ़ते रहे हैं कि अगर जलीय भाग की बात करें तो वो 71%। अगर पृथ्वी हमारी ये है और अगर उसमें बात करें तो 71% जल है और आपका 29% आपका स्थल भाग है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। आगे लवणीय जल, जो लवणीय जल जो होता है, जो समुद्र सागर में होता है, वो 97% है इस पूरी पृथ्वी पर। और अलवणीय जल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम जिस पर निर्भर हैं, हम हमारे पास में कहते हैं जल नहीं है, जल ही जीवन है, तो उसी जल की बात कर रहे हैं जो हिम पर है, हिम शिखरों पर है, नदियों के रूप में, वो 3% है ना, तालाबों में है, झीलों में है, वो 3% है। भारत में विश्व का धरातलीय क्षेत्र 2.4% है। ठीक है, जनसंख्या 17.4% है। लेकिन जल जो है ना, जल हमारे पास में जो कुल जल संसाधन है विश्व का, उसका मात्र 4% है। तो कितनी कमी है देख लीजिए आप। जनसंख्या तो हम 17.5 लेकर बैठे हैं, लेकिन जल कितना है? 4% है। ठीक है जी। आगे देश में वर्षण, देखिए वर्षण का मतलब होता है कि जहां पर जल की बात भी कर रहे हैं, जो बारिश होती है, और हम हिम की बात भी कर रहे हैं जहां पर ओले पड़ते हैं, तो उससे प्राप्त जल की मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। घन क्यों लिया? क्योंकि इसमें आयतन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जल 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 कहीं पर आता है तो उसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और साथ में गहराई भी होती है। धरातलीय जल प्लस पुनः प्राप्त भूम जल, जो भूम जल से हम बोरिंग से हम पानी लेते हैं, आपके स्कूल में भी होगा, कहीं पर होगा, 1869 घन किलोमीटर है। जिसमें से कुल उपयोगी जल संसाधन केवल 60% भाग उपयोग करते हैं। यानी धरातलीय जल के अंदर आप बात कर सकते हैं, नदी है, तालाब है, झील है, तलैया है, उनकी बात कर सकते हैं। और जो भूम जल संसाधन है उसका केवल 60% भाग काम लेते हैं, यानी 1122 घन किलोमीटर हमारे काम आता है। ये आंकड़े आपके अगर बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे बेटा, है ना। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। जलीय संसाधन दो भाग में होते हैं, तो धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन, जलीय संसाधन क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। एक तो जैसे नदी के रूप में आपको जल मिल जाए, तालाब के रूप में आपको जल मिल जाए, आपको झील के रूप में जल मिल जाए, और आपको तलैया के रूप में जल मिल जाए। ये जल होता है। और कुल जो वर्षा से जल प्राप्त होता है वो होता है 4000 घन किलोमीटर, जिनमें से धरातलीय जल संसाधन होता है वो होता है 690 घन किलोमीटर, ये होता है। ठीक है जी। और आगे भूम जल संसाधन, जो भूमि से हम बोरिंग से निकालते हैं, ये भी एक अच्छी है, मतलब एक अच्छा तादाद है जिसको हम काम में लेते हैं। अब लेगून या पश्च झील क्या होता है, ये भी एक थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कि समुद्र के पास में, आप तटीय स्थिति के पास में, आप देखिए आपकी तटीय स्थिति है यहाँ पर, तो तट के पास में वो कटा फटा भाग, जहां का जल होता है वो सागरी जल से अलग होता है, लवणीय होता है, जिसको हम मछली के लिए या मत्स्य पालन के लिए या फिर पर्यटन के लिए काम लेते हैं, उसे हम लेगून या पश्च झील कहते हैं। जैसे चिल्का झील है, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है सर। आपकी कोलेरू झील कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है सर, है ना। ये सब चीजें कराई हुई है मैंने आपको। पुलिकट झील कहां है? वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, जहां पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। जहां पर क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है ना। सतीश जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां पर से अपन रॉकेट छोड़ते हैं, वो यहां पर है। वेमनाथ झील बड़ी ही महत्वपूर्ण है, केरल के अंदर है जी, केरल में है। और केरल में क्या है? ये भारत की सबसे लंबी झील है। पहली बात तो यहां पर कुमारकोम धाम का पक्षी अभ्यारण्य है, नेहरू नौकायन ट्रॉफी आयोजित की जाती है, नेहरू नौकायन ट्रॉफी। नेहरू का संबंध नौकायन ट्रॉफी से कर लेंगे आप। इस झील के पास वेलिंगटन द्वीप है, जो भारत का सबसे छोटा हाईवे। और अष्टामुडी झील, ये केरल में झील, केरल में स्थित है। ठीक है, हम एक डिटेल में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट में कर रहे हैं। केरल में अनूप झील कहते हैं, और इन झील के खारे पानी का उपयोग होता है मछली पालन में, चावल की कुछ किस्मों में, और नारियल की सिंचाई के अंदर। आगे जल की मांग और उपयोग। देखिए धरातलीय जल का उपयोग जो होता है ना बेटा, धरातलीय जल का उपयोग, चाहे हम धरातलीय जल की बात करें या भूम जल की बात करें, हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा उपयोग कहां होगा? कृषि में होगा। तो यहां पर कृषि में देख लीजिए 89% है, भूम जल का भी 92% है।
देखिए दोनों को ज्यादा है, उद्योग का 2 है और उद्योग के बाकी उद्योग में 5% है। सिंचाई के लिए जल की मांग, बिल्कुल हमारे भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग है। अगर मैं नक्शे में बताना चाहूं तो आप थोड़ा समझ जाइएगा, एक उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहां पर जल की मांग है। क्यों है? क्योंकि वहां पर मानसून नहीं होता है, बारिश नहीं आती है, तो हमको सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हम चैप्टर को शुरू कर सके एक बार, है ना। अच्छा, और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास में जो आपका बिहार पश्चिम बंगाल का एरिया, जहां चावल है, जूट है, ये उगाते हैं आपने वीडियो में देखा होगा, वहां पर अगर पानी कम होता है, बारिश नहीं होती, तो वहां पर जल की मांग होती है। और एक आपका आ जाएगा यहाँ पर पंजाब हरियाणा, जहां हरित क्रांति के बाद में अधिक सिंचाई के द्वारा जो अनाज है या इनका उत्पादन हो रहा है, गेहूं खासकर का, ठीक है। तो इन 3 जगहों पर सिंचाई की जल की मांग की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे संभावित जल समस्या, जल संवर्धन कार्यक्रम, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम शुरू कर देते हैं, एक बार आपको पता लग गया कि हम जल को पढ़ रहे हैं, जल संसाधन के रूप में पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, जल की खूब बात हो गई है सर, और हमने वीडियो में देख भी लिया था आपके कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन देता हूं मैं आपके पास में, एक बार यहां पर हम थोड़ा सा टिक टिक घड़ी को भी ले लेते हैं। अब लीजिए, ऑप्शन आपके लिए शुरू होता है 2002, 2022, 2020, 2023। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? आप मुझे बताइए कब हुई होगी। आप बिल्कुल इसके आंसर तक पहुंच गए होंगे कि सर ये 2002 में लागू की गई थी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था बेटा? भारतीय जल राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य था कि सबसे पहले बात तो अलवणीय जल है उसका संरक्षण किया जाए। जो भी अलवणीय जल है, जो भी आपके पास में नदियों के रूप में हो, उसका हम संरक्षण करें, लोगों को हम जागरूक करें, लोगों को हम अधिक से अधिक जागरूक करें, जिससे वो जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन यहां पर समझे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति में काफी चीजें बताई गई थी, आपने उसमें देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? आपका ऑप्शन है, मैंने अभी कराया था, 1%, 2%, 4% या 6%। भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? हाँ, अभी बताया था मैंने कि हमारे पास में जो टोटल हमारे पास में भूमि है वो 2.4% है, जनसंख्या है वो 17.4% है विश्व की, लेकिन जल है वो केवल 4% है। इसका उत्तर हो जाएगा 4%, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आंसर आ गया है। आगे, जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? अब मैं थोड़ा जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम की बात कर लेता हूं आपके पास में, जो आ ही गया तो बात कर लेते हैं हम। देखिए, पहली बात तो हमारे पास समस्या क्या है, संभावित जल समस्या क्या है? हमारे पास समस्या यह है कि सर एक बात तो हमारे पास अलावनीय जल नहीं है, दूसरा जो जल है उसका क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और एक भूमिगत जो जल है हमारे पास, भूमिगत जल जिसमें हम बोरिंग में निकालते हैं, उसमें फ्लोराइड की या आर्सेनिक की समस्या हमारे पास में आ रही है। फ्लोराइड की समस्या कहां आती है? फ्लोराइड की समस्या आ रही है आपको राजस्थान में आती है और महाराष्ट्र में आएगी आपको, ठीक है जी। और आपको आर्सेनिक की समस्या कहां पर आएगी? आर्सेनिक की समस्या आएगी आपको बिहार में आएगी। कहां पर आएगी? बिहार में आएगी और वेस्ट बंगाल में आएगी कैसे? आप समझिए कि जहां पर, जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें, वहां के धरातली चट्टानों के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है यहां पर, और जब जल का आप अधिकतम दोहन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पानी में कचरा है नीचे बाल्टी में और आप उसको खींचेंगे तो पानी के बाद में क्या कचरा ही तो आएगा। जब पानी बचा नहीं है तो फ्लोराइड की मात्रा इस जल के अंदर आने लग जाएगी। ये समस्या कहां है? राजस्थान में है। और ऐसे ही बिहार पश्चिम बंगाल में यहां पर क्या मात्रा है? आर्सेनिक की है। धरातल में किसकी मात्रा है? आर्सेनिक की। तो जल का दोहन करेंगे तो आर्सेनिक हमारे जल के अंदर आ जाएगा, तो ये समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो पहली समस्या, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जल की उपलब्धता नहीं है, अलवणीय जल नहीं है, जल का प्रदूषण है और भूमिगत जल की समस्या है। अब जल संरक्षण क्या होता है? देखिए, जल संरक्षण का मतलब क्या है, सीधा समझिए आप। जल संरक्षण का मतलब होता है कि आप अलवणीय जल को सुरक्षित करने के लिए, अलवणीय जो जल है आपका, उसको संरक्षित करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए आप आपके भूम जल संसाधन वह आपके धरातलीय जल संसाधन, इसका उपयोग मितव्यता के साथ करें, बुद्धिमत्ता के साथ करें, यही जल संरक्षण है। और इसके लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो जल प्रबंधन के अंदर आता है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि अलवणीय जल को सुरक्षित रखने के लिए आप धरातलीय जल व भूम जल का आप मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करते हैं, तो यही क्या होता है, जल संरक्षण में आता है। और जो भी कार्य किए जाएंगे वो आएंगे आपके जल प्रबंधन में। जैसे जल संरक्षण के कार्यक्रम कौन है? जल संभर विकास कार्यक्रम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्षा जल संग्रहण और जल का पुनः चक्रण। अब ये क्या क्या होता है हम बात करते हैं।
देखिए आपके पास में यहां पर हम बात करें, पहले इसको ले लेते हैं हम, जल संभर कार्यक्रम। देखिए जल का पूरा चक्र तो आप समझ गए होंगे कि कम गुणवत्ता के जल का उद्योगों में उपयोग करना और नगरीय क्षेत्रों में स्नान व बर्तन धोने में जो प्रयुक्त जल होता है उसका बाद में बागवानी में प्रयोग करना। अब जल संभर कार्यक्रम क्या होता है? जल संभर कार्यक्रम वही कार्यक्रम है कि जल अलावनीय जल को बचाने के लिए हम जो भूम जल है या फिर धरातली जल है उसका बुद्धिमत्ता और मितव्यता से उपयोग करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो जल संभर कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला कार्यक्रम है आपके पास में यहां पर हरियाली, पहला इसमें दे नहीं रखा, पहला है हरियाली कार्यक्रम। हरियाली कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। और ये कहां पर आपके पानी की सुनिश्चितता करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पेयजल के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सिंचाई के लिए वहां पर पानी को सुनिश्चित करता है। दूसरा है आपका अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद ये कहां पर चलाया गया है कार्यक्रम? है जल संभर कार्यक्रम और चलाया जा रहा है अलवर राजस्थान में। कहां पर? अलवर राजस्थान में। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नीरू और मीरू। नीरू यानी क्या होता है? नीरू यानी होता है आपके नीर, नीर यानी जल, नीर यानी जल, और मीरू का मतलब होता है आप, यानी जल और आप। कार्यक्रम का नाम ही है और ये चलाया जा रहा है हमारे आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहां पर कि जल संभर प्रबंधन संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम का किस राज्य में चलाया जा रहा है? आपका ऑप्शन आपके पास में है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व तमिलनाडु। नीरू मीरू मैंने बताया कि सर नीरू का मतलब जल होता है, मीरू का मतलब आप होता है। एक जल संभर विकास कार्यक्रम है। जल संभर विकास कार्यक्रम क्या होता है? जिसमें हम जल के अलावनीय जल का उपयोग करने के लिए धरातली जल जो नदियों में है, भूमजल, इनका हम इस प्रकार से उपयोग करें कि जिससे ये भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रह सके। तो ये कार्यक्रम जो चल रहा है वो चल रहा है आंध्र प्रदेश में। कहां पर चल रहा है? आंध्र प्रदेश। तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? नाम से बता दिया आपको ये जल संभर कार्यक्रम है। और अरवारी पानी संसद में ऑप्शन शुरू आपके पास में है, टाइम शुरू करता हूं। जयपुर है, जोधपुर है, चूरू है, अलवर है। बताइए आप क्या है? अरवारी पानी संसद। नाम से भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे, इसका आंसर है अलवर। ऐसे अरवारी और ऐसे अलवर, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। पानी संसद कार्यक्रम है, ठीक है जी। ओके जी। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया था? जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया था? मैं पहले आपसे आंसर चाहूंगा, उसके बाद में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। आप बताइए। इसका आंसर है 2014-15, 15-16, 17-18 या 19-20। कब हुआ था जल क्रांति अभियान और क्या है जल क्रांति अभियान? आप इसका आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। इसका आंसर आ जाएगा सर 2015-16। अब क्या है देखिए, इसके बारे में बात करते हैं हम, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। बाकी सब चीजें आपको करा रखी है मैंने। देखिए जल क्रांति अभियान क्या है? जल क्रांति अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य, पहली बात तो 2015-16 में शुरू हुआ था, ये सीधी सी बात है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक तरीकों से जल का संरक्षण करना है और इसमें देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल सुनिश्चित हो। अभी हमने जब हमने इससे पहले जस्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, उसमें क्या किया गया? उसमें ध्यान रखा गया था जो भी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये ध्यान रखना, बहुउद्देशीय जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जहां पर जिस परियोजना का उद्देश्य कई होते हैं, जैसे बांध होता है तो बांध के कई उद्देश्य होते हैं, मछली पालन भी होता है बेटा, वहां पर बिजली भी होता है, सिंचाई भी होता है। वहां पर अगर पानी की कमी है तो उस क्षेत्र में पहला उद्देश्य आपको पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति करना होगा। दूसरा मैंने बताया था कि भूमिगत जल की आपको जांच करनी है, भूमिगत जल का कम से कम उपयोग करना है और जागरूकता करना है। ये 3-4 चीजें बताई थी। यहां पर देखिए कि जल क्रांति अभियान में पहले स्थानीय निकायों और नागरिकों को शामिल करना, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग है ना बेटा, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना आपके, जैसे मान लीजिए स्कूल है, अब स्कूल में मान लीजिए विकास का काम हो रहा है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर वो विकास नहीं हो पाएगा। तो वहां के लोगों को विकास मतलब रुचि लेनी पड़ेगी। भारत के 672 जिलों में प्रत्येक जिले को एक गांव को जलग्राम बनाना सब जल क्रांति के अंदर है। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान करना, ठीक है। ये सब चीजें जल क्रांति अभियान के अंतर्गत हमने देखी है। देश में प्रदूषण को कम करने के लिए जल अपशिष्टों का निस्तारण करना, जो उद्योगों से निकल रहा है, कृषि से निकल रहा है। अभी आप देखेंगे कि जल प्रदूषण कहां पर ज्यादा होता है, अभी हम बात कर लेंगे उसको, तो उनका हमको निपटारा करना और फिर जागरूकता अभियान चलाना, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, इन सभी के द्वारा। ओके जी, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना अनिवार्य कर दिया कि भैया आपको अगर घर बनाना है तो जल संरक्षण यानी वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी।
ऑप्शन है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है। इसमें क्या आंसर आएगा आप खुद बताइए। यहां पर आंसर जो आएगा वो है, आपने कर लिया होगा, तमिलनाडु है जी सर, तमिलनाडु। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि तमिलनाडु के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग, घर बनाएंगे ना तो वाटर हार्वेस्टिंग आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ओके जी। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें आसान लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। भारत की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, साबरमती है, गंगा है, कावेरी। इन चारों में से देखना है आपको, है ना। इन चारों में से देखना है कि भारत की जो सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी है। और यहां पर आपको पता है कि जहां पर लोग ज्यादा निवास करेंगे, शहर ज्यादा होंगे, उद्योग ज्यादा होंगे, वही अपशिष्ट होगी। और इनमें एक नदी है गंगा। तो गंगा जो है, जो कानपुर है, वाराणसी, कानपुर में उद्योग लग रहे हैं ना, पता है ना आपको, चमड़े के उद्योग लग रहे हैं, तो वहां पर उसके कारण ये क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। तो यहां पर उसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। विषैली धातु, वह तो सभी है, अपशिष्ट तो सब कर रहे हैं। विषैली धातु, कीटनाशक, लवण या जैव रासायनिक संदूषण। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन टाइम शुरू कर देता हूं मैं कि विषैली धातु आप जानते ही हैं, ऐसी धातु जो जल से क्रिया करके उसको प्रदूषित कर दे। कीटनाशक है, जैसे आपके कीटनाशक कहां पर होते हैं, कृषि से निकलते हैं कीटनाशक होते हैं। लवण है या जैव रासायनिक संदूषण है, तो इसका उत्तर होगा जैव रासायनिक संदूषण। जो जैव होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए सड़ा गला कचरा होता है या रासायनिक जो अपशिष्ट निकलते हैं, उनके कारण भी नदियां ज्यादा प्रदूषित होती है। जैसे चमड़ा है, चमड़े के कारण ज्यादा प्रदूषित हो रही है। इसमें चमड़ा हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा चमड़े से होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बिल्कुल आपको नाम से स्पष्ट होगा, सबसे बड़ा नदी बेसिन है ना। गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है। आप बताइए, आपका टाइम होता है, अब शुरू होता है। बताइए गंगा, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र, क्या आंसर होगा? गंगा 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ये आपको याद होगा। और इसका अपोहा की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि ये 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियां जो होती है ना, ये तो वैसे भी क्या होती है, आपके वर्षा पर निर्भर करती है। तो गंगा यहां पर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा गंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य में लेगून झीलें नहीं पाई जाती? अब अभी बात कर ली लेगून की भी, कि लेगून झीलें क्या होती है, समुद्र के पास में वह कटा फटा भाग जहां पर समुद्र का पानी, जो लवणीय पानी होता है, समुद्र से अलग होता है, जहां पर मछली पालन, चावल की खेती, नारियल की खेती की जाती है। और यहां पर आप देखेंगे, आपने केरल में नाम लिया था, है ना, आपके उड़ीसा में चिल्का झील थी, आपके यहाँ पर वेमनाथ झील थी, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील ले ली हमने, कोलेरू झील ले ली। लेकिन राजस्थान जब समुद्र ही नहीं है तो यहाँ झील का क्या काम है? तो ये राजस्थान बिल्कुल एक जीके के हिसाब से प्रश्न हो गया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं हो तो भी। अगला क्वेश्चन, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? देखिए प्रश्न ये बहुत अच्छा है, आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि बहुउद्देशीय क्या होती है, नदी घाटी परियोजना क्या होती है। देखिए जब किसी भी योजना का उद्देश्य एक ना हो, जैसे आप बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना की सोचेंगे, दामोदर की सोचेंगे हम, तो इसका उद्देश्य पेयजल भी है, इसका उद्देश्य सिंचाई भी है, इसका उद्देश्य बाढ़ रोकना भी है, मत्स्य पालन भी है। तो यानी कई उद्देश्य इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना भी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी है और नागार्जुन सागर परियोजना भी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों के अंदर इनका उद्देश्य क्या कई है, इस कारण ये क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 74, 1974, 1964, 1984, 1990। आपका टाइम शुरू होता है अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रदूषण नियंत्रण मैंने 3 बताए थे, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। इसका आंसर क्या आएगा? 74 आएगा, 64 आएगा, 84 आएगा, 90 आएगा। बताइए आपका समय चल रहा है और मुझे उम्मीद है आपने कर भी लिया होगा 1974। ठीक है, एक बार हम इसको देख भी लेते हैं, यहां से देखेंगे हम। देखिए आपको मैं बता देता हूं, यहां से यहां पर अपन आ जाते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जल प्रदूषण निवारण क्या होता है। जल प्रदूषण निवारण के लिए 2 बोर्ड बनाए गए हैं, एक तो सीपीसीबी बनाया गया, माफ कीजिएगा सीपीसीबी, यहां पर एक तो बनाया गया सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और एक बनाया एसपीसीबी, स्टेट, पी फॉर पोल्यूशन, सी फॉर कंट्रोल, बी फॉर बोर्ड, यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इन्होंने क्या बताया कि नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि और रासायनिक अपशिष्ट है। बताया था मैंने आपको, रासायनिक संदूषण है ना, कृषि व रासायनिक अपशिष्ट है, जैव रासायनिक संदूषण कह सकते हैं। सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी को बताया है।
आप बोलेंगे सर वहां गंगा बताया था, क्यों? गंगा ही ऑप्शन था बेटा। दिल्ली इटावा के बीच में सबसे प्रदूषित है, फिर साबरमती है अहमदाबाद में, गोमती है लखनऊ में, मूसी है हैदराबाद में, गंगा है कानपुर वाराणसी के बीच में। अब जो कार्यक्रम चलाए गए वो देख लीजिए आप। जल अधिनियम या उपकरण अधिनियम 1974 में, प्रदूषण का निवारण नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और जल उपकरण अधिनियम है 1977 जल उपकरण अधिनियम, और जल अधिनियम है 1974। तो आपके पास में यहां पर आ जाता है ऑप्शन 1974, आपने कर लिया है, ठीक है ना। प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम कब बनाया गया है। आगे, धरातल एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है? मैंने बताया था आपको जब किया था हमने कि चाहे धरातली जल हो चाहे भूम जल हो, हमारा किस सेक्टर में होता है। अब आप इसका आंसर आप देंगे बेटा, कृषि है, उद्योग है, घरेलू कार्य है या पेयजल है। 92%, 89% मैंने बताया था आपको, और इसका सीधा सा आंसर आपके पास में आ जाएगा यहां पर कृषि, क्योंकि सर भारत कृषि प्रधान देश है। तो चाहे धरातली जल का उपयोग हो, नदियों का, तालाब का, झील का, तलैया का हो, चाहे भूम जल हो, इसका अधिकतम उपयोग कहां किया गया है? आपकी कृषि के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन, भूम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में किस तत्व की केंद्रण बढ़ गया है? मैंने बताया था आपको, मैग्नीज, जिप्सम, फ्लोराइड या आर्सेनिक। आपका समय शुरू होता है अब, आप मुझे बताइए अब क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा। राजस्थान की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया भी था कि भैया क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए धरातल है और धरातल के नीचे यहां पर आपकी चट्टाने हैं। जैसे दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, ये आपकी यहां पर ये आपकी चट्टाने हैं, ठीक है। अब चट्टानों में जो मात्रा होगी, राजस्थान में यहां पर फ्लोराइड की मात्रा है, तो जब जल का हम क्या करेंगे, भूमिगत उपभोग करेंगे, यहां से हम जल को लेंगे, यहां से हम क्या लेंगे, जल को लेंगे, खींचेंगे बोरिंग के द्वारा, तो पानी जब नहीं होगा तो ये फ्लोराइड की मात्रा उसमें घुलकर ऊपर आ जाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल में, बिहार में ऑर्सेनिक, जिसको संख्या भी कहते हैं, ऑर्सेनिक भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। अगर आपने कर लिया होगा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दक्षिण राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग इसकी कुल भौम जल संभाव से ज्यादा होता है। यानी भूम जल का उपयोग, बोरिंग जो होते हैं, है ना, यानी भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है जो संभावना से। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है, केरल है ना। ये आपको मैंने बता भी रखा है, आप नोट से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा तालाब मतलब सिंचाई जो होती है वो भूमिगत जल के द्वारा कहां ऊपर होती है। तो इसका आंसर है आपके सामने, और यहां पर आपने कर लिया होगा तमिलनाडु। किसका होगा? तमिलनाडु। वापस समझिए, किस राज्य में भौम जल का उपयोग उसकी कुल भौम जल संभाव, जितनी संभावनाओं से ज्यादा हो रहा है। आगे, भूमिगत जल के अधिक निकालने के कारण पश्चिम बंगाल व बिहार में भूमिगत जल में किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? वापस वो क्वेश्चन आया है, पहले राजस्थान बात हुई थी, अब यहां पर आया ऑर्सेनिक, फ्लोराइड, पारा या लेड। अब मैं आपका इसके लिए टाइम शुरू कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि एक भी बच्चा गलत नहीं देगा इसका उत्तर, सबको आता होगा, है ना। जैसे ऑर्सेनिक को और क्या कहते हैं, कभी कभार संख्या भी लिखा हो जाता है, संख्या, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, संख्या भी लिखा है तो ऑर्सेनिक है। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑर्सेनिक। क्या होगा जी? ऑर्सेनिक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत अलवणीय है? अलवणीय। अब आप बोलेंगे सर कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कंफ्यूज कर नहीं रहे। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करेंगे, हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुल जल कितना है? तो 71% है। स्थल भाग कितना है? 29% है। आप कीजिएगा, है ना। इस 71% में से 97% क्या है आपके पास में? लवणीय जल है, ठीक है। और आपके पास में 3% क्या है? आपका अलवणीय जल है, जिसको आप काम लेते हैं, जिसके संरक्षण की बात कर रहे थे अभी हम, जल संरक्षण अधिनियम में, है ना, वही उसकी बात कर रहे हैं हम। और अगर हम कुल जल संसाधन की बात करें पूरे विश्व की, तो हमारे पास में कितना है? 4% है। कितना परसेंट है? 4% है। अब इसमें आंसर आप बता सकते हैं 71%, तो सर जल की आपकी बात हो रही थी, पूरे जल की, 97% इसका आंसर हो जाएगा। जो कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है, सॉरी माफ कीजिएगा, अलवणीय की बात हो रही है, तो यहां पर 3% हो जाएगा, है ना। यहां पर बात हो रही है अलवणीय की, तो अलवणीय कितना है? 3%। इसका उत्तर हो जाएगा 3%। अगर लवणीय कहता तो 97% आता, ठीक है जी। तो कितना, हर ऑप्शन है। 29% क्या है? स्थल भाग है। 71 क्या है? कुल जल है। तो 97 क्या है? आपका लवणीय जल है। और 3% क्या है? आपका अलवणीय जल है।
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? अभी बताया था मैंने, वहां पर बताया था। ऑप्शन है 74 में, 77 में, 86 में और 84 में। बताइए आप क्या उसका आंसर होगा। सर 74 के अंदर तो आपने बता दिया, जल अधिनियम बता दिया, जो प्रदूषण नियंत्रण है आपका, प्रदूषण नियंत्रण वाला अभी आपने किया था वो हो गया। आपके 77 में जल उपकरण अधिनियम हो गया, जल उपकरण अधिनियम हो गया, ये आपने बता दिया। और 86 के अंदर हो गया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। इसी में बेटा एक आता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वो 1972 है, उसको भी याद रख लीजिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वो कब है? 1972 में। पर्यावरण सुरक्षा 1986 में। अगला क्वेश्चन, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस सेक्टर में प्रयुक्त होता है? जितना भी जल प्रयुक्त होता है वो किस सेक्टर में ज्यादा होता है? आपके पास में शब्द शुरू कर देते हैं। सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, घरेलू उपयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। अभी आंसर भी नहीं आता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी भी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, चाहे हम कितने भी विकसित हो गए हों, लेकिन अभी भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश है तो इसका उत्तर होगा सिंचाई। क्या होगा? सिंचाई होगा। ठीक है। अगला और सबसे आखिरी में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले आना चाहिए था लेकिन आपके लास्ट में लेकर आया हूं। जल किस प्रकार का संसाधन है? देखिए अब इसमें देखिए आप अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या चक्रीय संसाधन? अब देखिए इसमें आप पहली बात तो अजैव ये नहीं होता है जिसमें जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, हम बात करें यहां पर तो अजैव संसाधन, तो ये अजैव संसाधन भी नहीं है। अनवीकरण का मतलब होता है जिसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया सकता। जल तो बार बार उत्पन्न होता है, मतलब पहले बारिश होगी, फिर इसके वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, तो ये भी नहीं है। जैव भी नहीं है ना, जैव संसाधन भी नहीं है। आप इसको वैसे अजैव के अंदर तो कह सकते हैं कि भाई इसमें जीव नहीं है, लेकिन इसको स्पष्टतः माना जाएगा चक्रीय संसाधन। क्या माना जाएगा? चक्रीय, क्योंकि जल की पुनरावृत्ति होती है, बारिश होती है, फिर बाद में सागरों में, नदियों में पानी आता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी ऊपर आता है, फिर बादलों से ऊपर, एक चक्र चला रहता है। तो इसको चक्रीय संसाधन के अंदर हम इसको शामिल करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन का पिटारा हो गया आपके पास, और मैंने लगभग सभी चीजें इसमें सम्मिलित भी कर ली है, आपने देख भी लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप जब तक बेटा मैं आपको बता दूं, जब तक आप पुराने क्वेश्चंस यानी इसके वन लाइनर्स ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी देखिए, वन शॉट भी देखिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप तैयार रहिए, आप उसके लिए रहिए। अब बुधवार को आप चैप्टर मिलेगा, आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद में ढेर सारी ऐसी क्लासें होगी, जब हमारा ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी तब हम नई चीजें लेकर आएंगे। और कुछ और भी सुझाव हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप ये कर सकते हैं, नई चीज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए वो करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।